नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। अब देखिएगा, जो कोविड वेव आया है, ये पूरा पैंडेमिक चला है, इसमें यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उसको रिलैक्स किया गया है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारा जो पैसा है उसको रिलीज किया गया है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, चाहे भारत के अंदर आरबीआई हो या फिर यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व हो, ये पैसा रिलीज किया गया है। लेकिन लगातार यहाँ पर एक चिंता बनी रहती है कि ये पैसा कब तक मार्केट में रहेगा, ये इतनी बड़ी जो लिक्विडिटी मार्केट में आ गई है ये कब तक रहेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, 2008 के बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद 2012-13 के समय टेपर टैंट्रम करके आपने वर्ड सुना होगा। उसमें क्या हुआ था अगेन कि 2008 से लेकर अगले 3-4 वर्षों में जो भी पैसा रिलीज किया गया था बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर इन सभी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, उसको वापस लेना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, अब ये अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है आरबीआई की तरह, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा था कि कोविड के समय जो भी पैसा रिलीज किया गया है, अगर वो वापस लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको लेकर लगातार चिंता बढ़ती रहती है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि पैसा वापस क्यों लिया जाएगा मार्केट में, जो है क्योंकि इन्फ्लेशन का लगातार खतरा बना रहता है। तो अब क्या हुआ है, रिसेंटली जो फेडरल रिजर्व है उनके द्वारा कुछ बयान आया है और उस बयान में ऐसा लग रहा है कि यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है आगे आने वाले समय में, जिसकी वजह से ये जो कम इंटरेस्ट रेट पर जितने पैसे रिलीज किए गए हैं मार्केट के अंदर, इसको वापस से अब लेना स्टार्ट किया जाएगा। और इसी की वजह से इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है पूरे विश्व में। अगर आपने देखा होगा न्यूज में, मैगजीन्स में, हर जगह। तो यहां पर हम जानेंगे इसके बारे में, तो देखेंगे ही कि ये फेडरल रिजर्व के द्वारा क्या बोला गया है और भारत की मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का जो खतरा है, देखो इन्फ्लेशन आई एम श्योर कि अभी तक सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल होता है। जब भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इजाफा होता है एक सस्टेन पीरियड तक, मतलब ऐसा नहीं कि आज किसी चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है, अचानक से 15 हो गया, वापस से 10 हो गया, उसकी हम बात नहीं करें। एक सस्टेन लेवल पर लगातार वो इंक्रीज होता रहता है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन जरूरी भी होता है, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन कोई खराब नहीं है। 4%, 5% मैक्सिमम, इसके आसपास जो है इन्फ्लेशन सही रहता है। ये एक तरह से एनकरेजमेंट करता है। सपोज आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो और आप भी उसको प्रॉफिट पे ही कमाना चाहोगे, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो 20 रुपए का, ठीक है, कल अगले साल आप सोचोगे उसका दाम 21 रुपए हो जाए, 22 रुपए हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलता है मार्केट में, वो एनकरेजमेंट करता है। इसी की वजह से हमारी जीडीपी भी अच्छी दिखने लगती है। लेकिन यहां पर क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, डबल डिजिट में आ जाए, वो खतरनाक होता है, वो सही नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी हो सकता है इनकम लॉस हुई होगी, जिनके पास पैसा नहीं होगा, जॉब लॉस हुआ होगा। और कोविड में तो आपने देखा ही है, कोविड के समय कितने सारे लोगों को जॉब लॉस हुआ है। तो अगर यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हीं के ऊपर आएगा। साथ ही साथ जो वैल्यू है करेंसी की, वो यहां पर डिक्रीज होती है। इन्फ्लेशन से ये होता है ना कि 20 साल पहले आप 100 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, आज के डेट में आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है करेंसी की। तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, ग्लोबल मार्केट में, पूरे स्टॉक मार्केट में अचानक से वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव। आज ही मैं देख रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो भारतीय मार्केट में भी जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये मेन कारण है क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर। तो यहां पर फेडरल रिजर्व के द्वारा एक बैठक, मतलब जो है हमेशा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भारत में भी आरबीआई के द्वारा समय समय पर कुछ कुछ अनाउंसमेंट किए जाते हैं, बाई मंथली पॉलिसी होती है, वैसे ही वहां पर भी होता है, यूएस के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया जाता है वहां के फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो उन्होंने वेडनेसडे को यहां पर सिग्नल किया, कुछ ऐसा संकेत दिया जिससे लग रहा था कि जो लो इंटरेस्ट रेट पर वहां की बैंक जो है फेडरल रिजर्व लगातार पैसा रिलीज कर रहा है, वो पॉलिसी को अब वापस लेने लगेगा जल्द ही। देखो, वापस तो लेना ही था, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा था कि 2024-25 के बाद लेगा वापस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2023 से ही यहां पर इसको लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फेडरल रिजर्व में क्या अनाउंस किया है, बेसिकली क्यों यहां पर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, अचानक से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसका सिंपल ये रीजन है कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स होते हैं, अब शॉर्ट टर्म रेट्स क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भारत में आपने रेपो रेट के बारे में सुना होगा, राइट। रेपो रेट में सिंपली क्या है कि जिस ब्याज दर पर जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, राइट, उनको बॉन्ड्स वगैरह जमा करना होता है, वो एक अलग चीज है पूरा, लेकिन जिस ब्याज दर पर ले सकते हैं पैसा, उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो रेपो जो रेट्स होते हैं उसको यहां पर अब बढ़ाएगा।
और ये 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगा। दो बार 2023 में ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। पहले क्या सोचा जा रहा था कि 2024 के बाद ही होगा जो भी ये होना है, लेकिन ये पहले ही हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जो इन्फ्लेशन का जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया है। फेडरल रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने अब बोला है कि इन्फ्लेशन 3.4% होगा इस साल के एंड तक। 3.4% बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू, अमेरिका के लिए 3.4% इन्फ्लेशन ज्यादा होता है क्योंकि पिछली बार जो प्रोजेक्शन लगाया गया था उसमें 2.4% ही बोला गया था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ज्यादा का मतलब क्या है। 3.4% तो ठीक है क्योंकि वो तो हम भारत के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। भारत में तो क्या है, हमने यहां पर बोला हुआ है कि 4% के आसपास होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में आरबीआई को बोला हुआ है। लेकिन अमेरिका के लिए जो बेंचमार्क है वो ये है कि 2% टारगेट होना चाहिए। 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जीडीपी भी उसी प्रकार से ग्रो करती है, राइट। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट करंट में ये 2.6% बढ़ चुका है। अगर आप वहां का रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये 5% हो गया, जो कि 13 साल में सबसे हाई था। मई के महीने की मैं बात कर रहा हूं। तो इतना ज्यादा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वहां पर, इसके लिए खतरा हो रहा है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्फ्लेशन का खतरा क्यों बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर करंट में इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब मैंने आपको बताया ना, जो जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट वगैरह होता है, हमारे यहाँ रेपो रेट कितना है, इट इज 4% के आसपास, ठीक है। वहां पर अगर आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट जीरो। जी हां, जीरो का सिंपल अर्थ यह हुआ कि अगर आप अपना पैसा जमा भी करते हो वहां के बैंकों के अंदर तो भी ऐसा आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका सिंपल करने का मतलब क्या होता है, देखो, जो वहां की फेडरल रिजर्व अगर जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है, उसको जीरो कर रही है, इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व चाहती है कि जो बैंक्स वगैरह हैं, जो लोग हैं, अल्टीमेटली वो यहां पर पैसा बोरो करें, खूब सारा पैसा उठाओ यहां से बैंकों से, ताकि उसको खर्च किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि हमारी जीडीपी ग्रो हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, ये सारी चीजें हो। इसी की वजह से इसको जीरो के आसपास अभी रिसेंटली रख दिया गया है। कुछ कंट्रीज में तो नेगेटिव भी चला गया है। आप सर्च कर लेना, वीडियोस मेरे मिल जाएंगे स्टडी आईक्यू पर ही, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी चला गया है। तो एक तो ये चीज है ही है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व हर महीने, हर मंथ $120 बिलियन के जो बॉन्ड्स हैं उसको भी बाई कर रहा है। बाई करने का मतलब क्या है? जैसे हमारे आरबीआई देखा होगा आपने, जो बॉन्ड्स वगैरह की परचेजिंग करता है, राइट। तो इसमें सिंपल अर्थ क्या होता है कि आरबीआई बॉन्ड्स परचेज कर रहा है, मतलब मार्केट में जो बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, उसको अपने पास ले लेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो पैसा आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड खरीदने के लिए जो पैसा है वो रिलीज कर देगा मार्केट में। मतलब एक तरह तो इंटरेस्ट रेट घटा ही हुआ है, उसके अलावा यहां पर और ज्यादा पैसा रिलीज किया जा रहा है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत सारा बॉन्ड्स बाई कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यूएस की जो फेडरल रिजर्व है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दुविधा हो गई है, डायलेमा हो गया है वहां पर। अब ये दुविधा क्या है? बेसिकली एक तो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एक तरफ, ठीक है, जितना प्रोजेक्ट किया गया था उससे तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और यहां पर जो अमेरिका के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है वो अब यहां पर घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जो अमेरिका के अंदर ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी हालत में नहीं है। वहां पर अभी भी काफी बेरोजगारी देखने को मिल रही है। रिलेटिवली करीब बताया जा रहा है 5.8%। प्री पैंडेमिक लेवल से जितने लोग थे उसके मुकाबले अभी भी 7.6 मिलियन जॉब जो हैं वो शॉर्ट हैं, मतलब उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो यहां पर क्या करना होगा कि ग्रोथ बढ़ाना है, एक तरफ ग्रोथ बढ़ाना है और यहां पर दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। लेकिन इन्फ्लेशन भागते जा रहा है, अभी तक ग्रोथ उतनी अच्छी हुई नहीं है। तो अब होगा क्या कि यहां पर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करना है, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या जो बिजनेसेस हैं वो बोरो करेंगे, वो बोरो करना कम कर देंगे। बोरो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो अगेन ग्रोथ सफर करेगी। ग्रोथ सफर करेगी तो यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ेगा। तो दोनों तरफ यहां पर दुविधा है, डायलेमा है यूएस के फेडरल रिजर्व के पास, क्या किया जाए। और क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हद तक नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए कुछ इंडिकेशन दिया गया जिसको लेकर चिंता बढ़ गई पूरे विश्व के मार्केट में। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, क्यों बुरा असर पड़ता है, ये मैं आपको लॉजिकल वे में समझाता हूं। देखो, हायर इन्फ्लेशन क्या करेगा, आपका परचेजिंग पावर जो है वो कम कर देता है। करेंसी का परचेजिंग पावर, 20 साल पहले 100 रुपए में आप कुछ खरीद सकते थे, आज नहीं खरीद पाओगे। तो जो परचेजिंग पावर है उस करेंसी की, भारत में करेंसी क्या है, रुपए है, तो उसकी परचेजिंग पावर क्या करेगा, कम कर देगा। दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं,
उनके कॉस्ट क्या होंगे, राइज हो जाएंगे। आप सोच के देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो कंपनीज रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं, कई सारे चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो एक बढ़ रहा है ना यहाँ पर। तो एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात करें, हम और आप जैसे लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। पहले जितना हम खर्चा कर पाते थे अब नहीं कर पाएंगे, तो स्पेंडिंग भी रुक जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन का असर होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कंपनीज हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, कॉस्ट है, वो बढ़ रहा है, और लोग अगर स्पेंड नहीं करेंगे, मतलब कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी की जो इनकम है, आय है, उसमें गिरावट आएगी। और कंपनी की इनकम में गिरावट आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन है वो स्टॉक मार्केट के लिए खराब होता है। और इसीलिए जब भी बात होती है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वैसे ही आप देखोगे तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन एक और आता है कि क्या इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का मतलब यह होता है कि जो निवेशक हैं, आपने देखा होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भारत में बहुत सारा डॉलर्स लेकर आते हैं। क्यों लेकर आए हैं? पिछले एक साल में आपने देखा होगा बहुत सारा डॉलर्स आया। क्यों आया? सिंपल रीजन है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां से बोरो करते हैं पैसा खूब सारा, और उसको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर भारत में, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो सिंपली यहां पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेकर भारत के अंदर निवेश कर देंगे और बीच का जो प्रॉफिट है वो कमाएंगे। तो अब क्या होगा कि जब यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा, तो क्या वो अपना पैसा अभी भी भारत में रखेंगे? नहीं रख पाएंगे। वो वापस से विड्रॉ करने लग जाएंगे अपना पैसा, और जब पैसा विड्रॉ होगा तो स्टॉक मार्केट से भी पैसा वापस जाएगा। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। जो पूरा ओवरऑल साइकिल है, क्या असर होगा, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहां पर अल्टीमेटली एक और लास्ट में आपके मन में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई क्या करेगा? क्या फेडरल रिजर्व जिस तरह से ब्याज दर बढ़ा रहा है, क्या भारत में आरबीआई भी इसको बढ़ाएगा? अब देखो, इसका आंसर तो आरबीआई दे सकता है, मैं कौन होता हूं इसका आंसर देने वाला। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनका कुछ हद तक मानना है कि हमारे देश में भी हो सकता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर 22 है, FY 22 का मतलब होता है 2021-22, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक, ये जो फोर्थ क्वार्टर वाला होगा, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का मतलब ये हुआ, जो रेपो रेट हो गया, जो इस समय 4% है, इसको बढ़ाया जा सकता है 4.25%, 4.5%, ये किया जा सकता है। क्योंकि भारत में भी जाहिर सी बात है, जो इन्फ्लेशन है वो लेवल को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो आंकड़ा है सीपीआई इन्फ्लेशन का, ये 6.3% हो गया है, और जो बैंड मैंने आपको बताया था ये 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, मतलब 4% के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये इसको क्रॉस कर गया है। आप होलसेल इन्फ्लेशन देखो तो वो और भी ज्यादा चला गया है, 11-12% हो गया है होलसेल इन्फ्लेशन, जो कि सही नहीं है। और इसी की वजह से हो सकता है भारत में भी आरबीआई टाइट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको करना स्टार्ट कर दे। तो ये एक लंबा वीडियो था। एक आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं आप। मैं कई सारे एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, या फिर हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।